हेलो बेटा। आज हम लोग आपके जो पेंटिंग सब्जेक्ट है, पेंटिंग सब्जेक्ट में टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अजंता की गुफाओं में कला। तो इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़े थे उनमें आपने पढ़ा कि जो अलग अलग जहाँ पर भी जो गुफा चित्र मिले, गुफाओं में बने हुए चित्र मिले, उसके बाद फिर मौर्य, शंकुशाण और गुप्त काल में मूर्तियाँ बननी शुरू हो गई। और फिर ये नहीं है कि अजंता जो है, ये अजंता एक जगह का नाम है। तो ये जो अजंता है यहाँ पर मूर्तियाँ बन रही थी। हमने मूर्तियाँ पिछले लास्ट टॉपिक में पढ़ा, तो मूर्तियाँ बन रही थी, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी भित्ति चित्रों के रूप में गुफाओं में काम हुआ। जो अजंता की गुफाएं थी उनमें जो कला पनपी, किस तरह की कला थी, क्या वहाँ बना, इस बारे में ये पूरा जो है ये आपका एक टॉपिक है। इसका परिचय पढ़ लेते हैं। तो परिचय पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पहली लाइन में आप समझ गए हैं बेटा कि जो अजंता है वो जो है वो वहाँ पर जितनी भी जो पिक्चर्स बनी हैं, जो पेंटिंग बनी है, वो सारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी कि अजंता में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता है वो क्या है, वो भारत में है और वो विश्व विरासत के रूप में विख्यात है। ठीक है, तो ये जो है वो वर्ल्ड फेमस है। और ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित एक प्राचीन गुफा स्थल है। तो यहाँ अजंता के बारे में बताया जा रहा है कि जो अजंता है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें जो है अजंता में सबसे पहले बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद में ये विश्व विरासत है, यानी कि पूरे विश्व में विख्यात है कि भारत की जो विरासत है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो चित्र हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं। और जो भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा ये जो समूह स्थल है उसका जो संरक्षण है वो किया जा रहा है। अभी भी उन्हीं के अंडर में ये जो गुफा समूह जो है, जितना भी है, जितने भी गुफाएं वहाँ पर आप देखेंगे वो सारी जो है वो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंडर में आती हैं। ये तो हुआ कि अजंता जो है कहाँ पर है, किस तरीके से है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह की वहाँ पर क्या, कहाँ पर ये प्रॉपर इसकी जगह है। तो ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में जो है, औरंगाबाद जो ज़िला है उसका जो जलगांव रेलवे स्टेशन है उससे लगभग 60 किलोमीटर दूर है। तो क्या है अजंता। अजंता कहाँ पर है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िले के जो है औरंगाबाद ज़िले में जो एक जलगांव रेलवे स्टेशन है उससे जो है 60 किलोमीटर दूर है। प्रॉपर जो है ये औरंगाबाद ज़िले के अंदर आता है। उसके बाद में एक जो है ये गुफा, जैसे गुफाएं होती हैं आपने देखा होगा, गुफाएं कहाँ मिलेंगी आपको, पहाड़ों में। तो जो पहाड़ी इलाका है जब इसको दूर से देखा जाता है तो ये बाघोरा नदी की जलधारा पर बना है। यानी कि जो पहाड़ है, ये जो गुफा जिनमें ये पाई गई हैं वो बाघोरा नदी पर है। और ये दूर से अगर देखेंगे तो आप घोड़े की नाल जैसा जो है ये जो गुफाएं हैं ये दिखाई देती हैं। और इनको क्या है, चट्टानों को काट कर और तराश कर बनाया गया है। यानी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो उनको काट दिया गया तब गुफा बनी। और उनको जो है अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो है जो उस टाइम पर जो भी लोग जिन्होंने भी ये बनाया है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको तराश के बनाया है। टोटल जो है एक ही जगह पर 30 गुफाएं हैं। 30 गुफाओं की खोज हुई है अजंता में। 30 गुफाएं हैं, 30 गुफाओं की खोज हुई है, ये है। उसके बाद में जो ये 30 गुफाएं हैं बेटा, दूर से जब आप देखेंगे तो घोड़े की नाल जैसी ये दिखाई देती हैं। और यहाँ पर 30 यानी कि पास पास में जो चट्टानें हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र था उसी को आपस में काट करके 30 गुफाओं के जो है 30 गुफाएं वहाँ पर मिली हैं, जिनके अंदर पर जो चित्रकार है उन्होंने चित्रकारी की है। इसमें अब बात करते हैं कि इसमें मिला क्या है। देखिए सबसे पहले ही लाइन में आपको पता चल गया कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसमें जो है भगवान बुद्ध, बोधिसत्व और बुद्ध के जो जीवन से संबंधित जातक कथाएं हैं उन पर आधारित भित्ति चित्र मिले हैं। और मूर्ति शिल्प को अनेक चैत्यगृह और विहारों की दीवारों पर, स्तंभों पर, छतों पर और निचले भाग में उकेरा गया है। ठीक है।
यानी कि जो 30 गुफाएं हैं उन सभी गुफाओं में जो भगवान बुद्ध हैं उन्हीं के चित्र बने हैं। उनके कैसे चित्र बने हैं? या तो बोधिसत्व के चित्र बने हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाएं। आप सोचेंगे जातक कथाएं क्या हैं? देखिए, भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने, जैसे हम इंसान हैं, इंसानों के बहुत सारे जन्म होते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे या आने वाले जन्म में हम किस जीव के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन जो भगवान बुद्ध है, जो उनके पिछले जितने भी जन्म थे, उन्होंने कभी किसी रूप में जन्म लिया, कभी उन्होंने हाथी के रूप में जन्म लिया, कभी उन्होंने किसी और रूप में जन्म लिया। तो जो उनके जीवन की जो कथाएं हैं, यानी कि जो उनके उस समय में, उन जन्मों में जो उनकी जीवन की पूरी स्टोरी रही है, तो उन्हीं को जातक कथाएं कहते हैं। और उन जातक कथाओं पर, यानी कि उनके जीवन में, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको अभी बताया, भगवान बुद्ध के एक जन्म में दिखाया गया है कि उन्होंने हाथी के रूप में जन्म लिया, और हाथी के रूप में जन्म लेने के बाद उन्होंने उस जन्म में क्या किया, किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई, किस तरीके से वहाँ पर भी उन्होंने सद्भाव की जो एक उनका प्रेरणा थी वो लोगों तक पहुँचाई, तो वो क्या क्या था। तो ये सभी कुछ जो है भित्ति चित्रों पर बने हैं। और जो मूर्ति शिल्प हैं यानी कि मूर्तियां भी बनी हैं, जो मूर्तियां हैं उनको क्या किया गया, चैत्य गृह और विहार गृह, ये दो तरीके के, विहार और चैत्य, ये दो तरह की गुफाएं जो हैं वो अजंता में बनी। यानी कि ये जो 30 गुफाएं हैं, 30 गुफाओं में से उन गुफाओं को दो रूपों में बांट दिया गया, चैत्य और विहार। तो दोनों ही तरीके की जो गुफाएं थी, उनकी जो दीवार हैं, जो उनके स्तंभ बोलते हैं खंभों को, जो उनके खंभे हैं, जो छत का निचला भाग, यानी कि जो, जैसे हम लोग छत की तरफ देखते हैं, छत के जो निचला भाग, यानी कि जो छत के ऊपर जिस तरीके से आजकल पीओपी का वर्क होता है, तो इस तरीके के जो काम है, वहाँ पर भी जो है इन्हीं सब चीज़ों से, बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाओं से, उनका भगवान का जो बुद्ध था बोधिसत्व के रूप में, उस रूप में, वो सब कुछ जो चित्र हैं वो यहाँ पर अजंता में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में समय की बात करते हैं कि अजंता की जो गुफा चित्र है वो कब से कब तक बने। तो अजंता के जो गुफा चित्र हैं वो 2री सदी से लेकर ईसा की 5वीं सदी तक जो है वो काम होता रहा, उत्खनित किया गया है। यहाँ पर काल अवधि में इसको उत्खनित किया गया है। लेकिन बहुत सारे जो चित्र हैं वो 5वीं सदी के बाद में, जब हीनयान और महायान दो तरीके का ये समय था, और जब महायान जो समय आया बेटा, तो 6ठी सदी में भी वर्क हुआ है। लेकिन जो प्रॉपर टाइम माना जाता है वो ईसा की 2री सदी से लेकर 5वीं सदी तक ही माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि ये जो आपने 2 वर्ड पढ़े, चैत्य और विहार, के किस तरीके की 2 गुफाओं के रूप में तो बांट दिया गया। लेकिन अजंता के जो चित्र थे वो 2 गुफाओं, 2 तरह की जो गुफाएं थी उनमें क्यों बटे, क्या उनकी क्वालिटी थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो पहली चैत्य गृह, यानी कि जो चैत्य गुफाएं हैं वो पूजा स्थल है, जो जहाँ पर भी भगवान बुद्ध की ऐसी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं कि जहाँ पर पूजा जैसा कुछ दिखाया गया है, तो वहाँ उनको चैत्य गृह के रूप में बता दिया गया। यानी कि जो चैत्य गुफाएं हैं, चैत्य गृह की गुफाएं हैं, वहाँ पर पूजा स्थल का रूप माना गया है। जैसे कि जो गुफा नंबर 9, 10, 19, 26 और 29 हैं, ये सारी जो हैं वो चैत्य गुफाएं हैं, चैत्य गृह हैं ये। उसके बाद में विहार गुफाएं, विहार गृह जो था ये भिक्षुओं के निवास स्थल थे। यानी कि जो बुद्ध जिनको शिक्षा देते थे और जो उनके साथ रहते थे, वो जितने भी भिक्षु थे वो सारे जो थे वो उनके निवास स्थल इन गुफाओं को माना गया है। तो विहार गुफाएं क्या है, ये निवास स्थल हैं, और चैत्य गुफाएं क्या हैं, ये पूजा स्थल हैं। और सिर्फ
जो चैत्य गुफाएं हैं, चैत्य गुफाएं यानी कि पूजा स्थल जो हैं 9, 10, 19 और 26 और 29, ये 5 गुफाएं जो हैं ये सिर्फ पूजा स्थल हैं और इनके अलावा जितने भी गुफाएं हैं वो सारी निवास स्थल हैं। ये सिर्फ 5 स्थल जो हैं, ये 5 गुफाएं 9, 10, 19, 26 और 29, ये सारी जो हैं वो चैत्य गुफाएं हैं और बाकी सारी विहार गुफाएं हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चैत्य और विहार गुफाएं कैसी कैसी हैं। बात करते हैं कि ये कब मिला। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी सी ही देर पहले बताया था कि इसको जब दूर से देखेंगे तो ये घोड़े की नाल जैसा दिखाई देती हैं चट्टानें जो हैं जहाँ पर अजंता की गुफाएं मिली, ये दूर से देखेंगे तो मिली। किनको मिली? ये महत्वपूर्ण स्थल की खोज 1819 में, 1819 में क्या था, भारत पर ब्रिटिश जो थे, अंग्रेजों का अधिकार था, ये आपको पता है। तो उन्हीं का एक दल सुबह के टाइम पर, शिकारियों का एक दल शिकार करने के लिए जब निकला तो उनकी दृष्टि इन गुफा स्थलों पर पड़ गई 1819 में। उसके बाद में अजंता समूह को विश्व दाय स्मारक सूची में यूनेस्को द्वारा 1983 में शामिल किया गया था। देखिए बेटा, उन्होंने खोज जो थी शिकारियों का, एक ब्रिटिश दल के जो शिकारी थे उन्होंने जो खोज की वो 1819 में कर दी। लेकिन इसको जो अजंता को उनको तो मिल गया, भारत में तो ये पता चल गया, लेकिन एक जो पहचान होती है वो जो था विश्व में जो यूनेस्को द्वारा था, ये 1983 में इसको शामिल किया गया। यानी कि लोगों के सामने जो था ये तब सबसे ज़्यादा उस टाइम पे आया। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो गुफाएं मिली हैं वो एक साथ नहीं मिली। अब देखिए 30 गुफाएं हैं, 30 गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के बनाई गई हैं, पहाड़ों को तराश के बनाई गई हैं। तो क्या हुआ, बहुत बड़े विस्तृत जगह में ये फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा जगह इन्होंने ली हुई है। तो जो ये गुफाएं हैं ये कभी कोई मिल गई, कभी कोई मिल गई, इस तरीके से मिल गई। इसलिए जब आप यहाँ पर जाएंगे, अगर आप कभी देखने जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि गुफा नंबर 1 फिर उसके बाद गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 3, नहीं, ये व्यवस्थित नहीं है, यानी कि क्रमबद्ध नहीं है। जो सबसे पहले गुफा मिल गई उसको गुफा नंबर 1 दे दिया गया, फिर उसके बाद में अगर उसी से पहले कोई मिल गई तो गुफा नंबर 3 दे दिया गया। तो इस तरीके से जो था वो जो है इनकी जो व्यवस्थित क्रम नहीं है, यानी कि जो इनका सीक्वेंस है वो आपस में एक के बाद एक नहीं आता है। और जैसे कि अभी आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि गुफा नंबर 15 और गुफा नंबर 16 के बीच में एक गुफा मिली। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने नाम दे दिया गुफा नंबर 15 है, गुफा नंबर 16 है, और उन दोनों के बीच में एक गुफा मिल गई, तो क्या किया गया, उसको फिर जो था गुफा नंबर 15A करके दे दिया, यानी कि 15 गुफा नंबर A ये दे दिया, फिर गुफा नंबर 15B दे दिया जब उसके बीच में एक और मिली। तो इस तरीके से जो है इनका जो क्रम है वो व्यवस्थित नहीं है। तो इनकी जो खोज है ये एक बार आपको और बताते चलें, महाराष्ट्र राज्य में है, ये औरंगाबाद ज़िले में पड़ती हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें 30 गुफाएं हैं जो कि दूर से देखो तो घोड़े की नाल के जैसी दिखाई देती हैं। इनमें जो चित्र है मैंने बताया आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। जिन गुफाओं को 2 भागों में बांट दिया गया, चैत्य गृह और विहार गृह। इनका जो समय है 2वीं सदी से लेकर 5वीं सदी तक माना जाता है। चैत्य गृह जो है वो पूजा स्थल है और विहार जो है वो निवास स्थल है। इनका जो खोज का है वो 1819 में ब्रिटिश दल जो था उन्होंने की थी। उसके बाद में इसमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात यह है कि इन गुफाओं की जो खोज है एक साथ नहीं हुई, इसलिए इनके क्रम भी व्यवस्थित नहीं है। अब बात करते हैं इन गुफाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ये जो गुफाएं हैं इतने सारी 30 आपको मिली हैं, 30 गुफाओं की मुख्य विशेषता क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें किस तरीके के चित्र देखने को मिलेंगे, क्या क्या हमें इन चित्रों में देखने को मिल सकता है। तो बच्चे बात करते हैं हम लोग इनकी कि इन चित्रों में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है चित्र हैं
यहाँ गुफाओं की जो गुफा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए, चित्रों की जो है, चित्र तो है ही, लेकिन ये गुफाएं किस तरीके की हैं, क्या इन गुफाओं में किस तरीके का क्या है, वो हमें पढ़ने को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो जो गुफा नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 15 ए, देखिए यहाँ पर 15, ठीक है, ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध जो संप्रदाय था उसका आरंभिक चरण जो था हीनयान काल से थी, ठीक है। उसके जिन्हें जो था दूसरी सदी से लेकर दूसरी ईसा की दूसरी सदी के बीच तक उत्खनित किया गया था। यानी कि दूसरी सदी का जो पूर्व था, जो शुरू था दूसरी सदी का, उससे शुरू होकर के ईसा की दूसरी सदी तक ये लास्ट तक, यानी कि एक पूरी सदी तक ये गुफा चित्र जो हैं यहाँ पर बनते रहे। इन गुफाओं में जो है गुफा नंबर 9, 10 जो है चैत्य ग्रह हैं, ये आपको मैंने अभी बताया था। कौन कौन से? गुफा नंबर 9, 10, 19, 26 और 29 ये जो है चैत्य ग्रह हैं, जबकि बाकी सारी जितनी भी हैं वो जो है गुफाएं वो विहार हैं। तो उसके बाद में बाकी के जितने भी शेष सभी जो गुफाएं हैं वो बौद्ध संप्रदाय जो था उसका जो दूसरा चरण था महायान काल, उसमें बनी है, और जितने भी हैं वो सारी चैत्य ग्रह हैं। तो विहार और चैत्य जो है इनसे संबंधित गुफाएं हैं, जिनमें से जो है सबसे पहले कौन सी? गुफा नंबर 1 से 8, गुफा नंबर 11, गुफा नंबर 14 से 30 ये वाकाटक काल की हैं, और इन्हें ईसा की 5वीं सदी से लेकर 6ठी सदी तक उत्खनित किया गया है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया इसका जो मेन टाइम है दूसरी सदी से ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर के ईसा की 5वीं सदी तक ये बनी है। इतना टाइम इन्होंने इन गुफाओं ने इनमें काम होता रहा, बनती रही। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा जो समय था महायान काल का जो टाइम था उसमें जो था कुछ काम हुआ, और वो ईसा की जो 6ठी सदी थी उसमें भी जा करके इन गुफाओं में काम हुआ, जिनमें क्या है गुफा नंबर 1 से 8, 11, 14 से 30 ये जो है ये वाकाटक काल की बनी हुई हैं। कौन कौन सी? 1 से लेकर 8 तक की गुफाएं, गुफा नंबर 11 और गुफा नंबर 14 से 30 तक की जो है ये वाकाटक काल की हैं, और इनमें जो काम हुआ है वो 5वीं सदी से लेकर के 6ठी सदी तक किया गया है। लेकिन जो बहुत अच्छा काम है वो जो है वो 5वीं सदी तक ही हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद में बात करते हैं इसकी और क्वालिटी की। तो इन जो गुफा चित्र हैं इन गुफा चित्रों में जो है गुफा नंबर 6, 11, 15 बहुत ही अलग हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण है आरंभिक चरण से लेकर अंतिम चरण तक, यानी कि दूसरी सदी से लेकर के 6ठी सदी तक होता रहा। देखिए, ये 3 गुफाएं हैं बच्चे, जिनमें गुफा नंबर 6, गुफा नंबर 11, गुफा नंबर 15 ये 3 गुफाएं हैं जिनमें जो चित्रकार थे उन्होंने बार बार आकर के एक के बाद एक उन्होंने काम करना शुरू करते रहे। वो कब तक? इतना लंबा टाइम पीरियड लिया उन्होंने, ईसा की दूसरी सदी से लेकर के 6ठी सदी तक इतना लंबा टाइम पीरियड लेकर के उन्होंने इनमें काम किया। उसके बाद में गुफा नंबर 19, 26 और 29 में जो है ये चैत्य ग्रह हैं। चैत्य ग्रह आपको बता दिया क्या होते हैं। तो ये जो चैत्य ग्रह हैं इनमें बुद्ध के, बोधिसत्वों के और उनके जीवन से संबंधित जातक कथाओं के और भित्ति चित्र और मूर्ति शिल्प से ये जो हैं गुफाएं सुसज्जित हैं। चैत्य ग्रह आपको पता लग गया। जो गुफा नंबर 26 है वो बहुत ही बड़ी है और उसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। उसमें से जो एक सबसे बड़ी मूर्ति है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की मूर्ति है। एक मूर्तियां भी बनी है, मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पर मूर्तियां भी बनी हैं और वहाँ पर भित्ति चित्र भी बने हैं। तो जो गुफा नंबर 26 है वो बहुत बड़ी गुफा है जिसके अंदर सबसे बड़ी मूर्ति महापरिनिर्वाण की है। उसके बाद में कुछ गुफाएं जो हैं वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं। उनमें से जो हैं ये गुफाएं 15, 24, 14, 23, 24, 28 और 29 ये जो गुफाएं हैं ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। इनका
इनमें काम हो रहा था, होने के बाद में ये इस तरीके से जो है वो बीच में ही रह गई। उसके बाद में भारत का जो अजंता है वो एक ऐसा एकमात्र गुफा स्थल है जिसमें जो है ईसा की दूसरी सदी से लेकर के छठी सदी तक जो है वो भित्ति चित्र बने। देखिए टाइम, देखिए आप कितना लंबा टाइम पीरियड हुआ कि जो दूसरी ईसा की जो दूसरी सदी है ना, ईसा पूर्व जो दूसरी सदी है उससे लेकर के ईसा की जो छठी सदी है उस तक इतने टाइम तक, इतने सालों तक काम हुआ और उसके अवशेष आज भी हैं। यानी कि आज भी हम उन गुफा चित्रों को देख सकते हैं। तो देखिए कि जो चित्रकार थे, जो मूर्तिकार थे, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे चित्र बनाए कि वो आज भी जीवित हैं। इतने सालों तक तो किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ पे चित्र भी हैं या वहाँ पर इस तरह की गुफाएं भी हैं। जब वो कभी खोज हुई, खोज होने के बाद में वहाँ पे चित्र मिले और आज भी उनका अस्तित्व है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में बात करें तो जो बुद्ध है, बुद्ध उनके बोधिसत्व हैं और उनके जो जीवन की जातक कथाएं हैं, इन पे जो चित्र हैं ये जो हैं ये बने हुए चित्र हैं जो उनके जीवन को दर्शाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध जो गुफा चित्र हैं वो गुफा नंबर 1, 2, 16 और 17 में आज भी जो है अपने अस्तित्व में हैं। तो ये इस तरीके से जो है ये इनकी जो कुछ क्वालिटी हैं वो हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि और क्या क्या है। तो ये जो चित्र हैं ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो चित्र हैं वो किस तरीके के चित्र होंगे। तो यहाँ पर ये इन वाली जो गुफाएं हैं बच्चे, आप नीचे देख पा रहे होंगे, इन वाली गुफाओं में जो चित्र हैं वो आज भी जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके के चित्र हैं और आज भी अस्तित्व में है। कौन कौन से गुफाओं में? गुफा नंबर 1, 2, 16 और 17। ये 4 गुफाएं जो हैं ये मेन गुफाएं हैं जिनमें जो चित्र हैं वो बहुत ही खूबसूरत बने हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं। बात कर लेते हैं कि और क्या क्या है इन जो है चित्रों में। तो इसके बाद में इन चित्रों की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं कि चित्रों की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो किस तरीके की हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो चित्र हैं, चित्रों की जो मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये जो भित्ति चित्र हैं, भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर बने हुए चित्र, ये जो हैं वो अनेक तरीके की जो विविधताएं हैं इनमें वो चित्रों में देखने को मिलती हैं। क्यों मिलती है? क्योंकि जो गुफा नंबर 9 और 10 में जो चित्र बने हैं वो तो प्रारंभिक काल के चित्र हैं, यानी कि जो ईसा की जो शुरू की जो पूर्व की दूसरी सदी है उसमें जो चित्र बने हैं। उसके बाद में जो है इन्हीं गुफाओं में जो चित्र बने हैं 5वीं और 6ठी सदी में जो वाकाटक काल में चित्र बने हैं वो क्या है, वो अपने बिल्कुल अलग तरीके के चित्र हैं। देखिए इतने टाइम तक काम हुआ है कहीं पे किसी गुफा में, करने वाले अलग अलग रहे होंगे, उन्होंने कि सबकी अलग अलग काम करने की विधाएं होती हैं, क्वालिटी होती हैं कुछ चित्रकारों में अपनी अपनी, तो सबने अलग अलग तरीके के जो हैं काम किए हुए हैं। तो ये क्या है, इन चित्रों की क्वालिटी क्या है कि ये वहाँ पर कहने को तो बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र ही हैं, बुद्ध के ऊपर ही आधारित चित्र हैं, लेकिन चित्र बनाने का जो मेथड है वो थोड़ा चेंज हो गया है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो त्वचा, यहाँ पर जो रंग है चित्रों में, जो त्वचा का रंग जो है वो बाह्य रेखाओं से बाहरी रेखाओं के साथ वो मिक्सअप हो गया है। यानी कि जो जब हम पेंटिंग बनाते हैं और हम किसी की अगर बॉडी को दिखाते हैं उसके अंदर कलर भरते हैं, तो आप लोग आज भी एक काम करते हैं कि ब्लैक कलर की आउटलाइन कर देते हैं, है ना, हाथों पर, पैरों पर, जहां भी आपको बॉडी दिखानी होती है तो ब्लैक कलर की आउटलाइन कर लेते हैं, जिससे कि जो है जो पता लग जाता है कि ये एक पर्सन की बॉडी फीचर है। लेकिन यहाँ पर जो बाह्य जो रेखाएं हैं उनके जो शरीर की, उससे जो है उनकी त्वचा का रंग जो है वो मिक्सअप हो गया है, जिससे कि जो चित्र हैं वो और ज़्यादा भी जो हैं वो मतलब अच्छे जान पड़ते हैं, है ना, लाइट एंड डार्क की शेडो जो है वो उन्होंने दे दी है। उसके बाद में जो टेक्निक है, इन्होंने टेम्परा टेक्निक को यूज़ किया है और ये जो चित्र हैं
ये आडंबर रहित हैं। इनमें जो घटनाएं हैं, जो स्थान है, स्थिति है, वो क्या किया गया है, समूहबद्ध किया गया है। यानी कि देखिए, जैसे कि जो चित्र हैं, चित्रों में अगर बुद्ध की जातक कथाएं दिखाई गई हैं, जैसे कि बुद्ध के किसी जन्म को दिखाया गया है, तो क्या किया गया है, एक पूरी दीवार पर या फिर उस गुफा की 2-3 दीवारों पर वो जातक कथाएं एक के बाद एक जो सिचुएशन हुई, उन सिचुएशन को शो करते हुए पूरी की पूरी जातक कथा को वहाँ पर बना दिया गया है। तो उनमें कोई किसी तरीके का आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। उन चित्रों में जो घटनाएं थी और जो स्थान था, जो स्थिति, वो सारी क्या है, वो एक के बाद एक सबको समूहबद्ध कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है वो चित्रों की, जो बुद्ध की जातक कथाएं हैं, उनको समझने में हमें ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि जब हम एक के बाद एक चित्र देख करके किसी स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें जल्दी समझ में आ जाती है। उसके बाद में जो चित्र में आकृतियाँ बनी हैं वो कुछ बड़ी बनी हैं, जैसे कि जो हमारी ह्यूमन फिगर होती है उसके अकॉर्डिंग कुछ बड़ी बनी है, लेकिन उनको हम अनुपात में मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो पेंटिंग्स हैं उनमें जो चित्र में जो ह्यूमन फिगर बनी है उनके हाथ बड़े बन गए, पैर बड़े बना दिए, नहीं। वो कहने को बड़ी बनी है, लेकिन वो बड़ी, उनका जो पूरा शरीर है वो अनुपात में ही है। जिस तरीके से हमारे हाथ पैर जो होते हैं वो देखने में भद्दे नहीं लगते हैं, इसी तरीके से उनका भी जो शरीर है वो अनुपातिक है, वो भी देखने में गंदा नहीं लग रहा है। और जो रेखांकन है, जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनमें लय भी है। और जो प्रभाव है, जो चित्रों के प्रभाव हैं, यानी कि वो चित्र क्या कहना चाहता है ना, वहाँ पे कोई आकर के आपको बता तो नहीं रहा कि इसमें ये स्टोरी चल रही है। आप जब चित्र देखेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि ये किस तरीके का चित्र है, क्या इसमें हो रहा है। तो वो सारा कुछ जो है चित्रकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद में जब ये चित्र देखिए बेटा, ईसा पूर्व दूसरी सदी से शुरू हुए, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब आगे वाकाटक काल आया, वाकाटक काल में जो है चित्र बनने शुरू हुए, और गुफा नंबर 1, 2, 16 और 17 में जो चित्र बन सकते थे उनमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आगे जब और अच्छे तरीके से चित्र बनने लगे तो वो क्या हुआ, क्रमबद्ध, वास्तविक और व्यवस्थित तथा गुफाओं की मूर्तियों से अच्छी तरीके से संबंधित है। ये चित्र वाकाटक काल के आदर्शवादी चित्रकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। यानी कि जो चित्र थे, जो पहले चित्र बन रहे थे, उनकी अपेक्षा में जब वाकाटक काल में चित्र बनने शुरू हुए तो उनमें और ज़्यादा निखार इन चित्रों में आ गया। एक के बाद एक क्रमबद्ध बनते गए, जो वास्तविक घटनाएं थी उनको पूरा अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके जो है चित्रों में बनाना शुरू कर दिया चित्रकार ने और मूर्तिकार ने। इन चित्रों में जो देखा जाए तो विभिन्न आयामों के साथ बेहतर प्रयोग किया गया है। रंगों का प्रयोग देखिए, जब आप कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले हम लोग उसका जो है स्केचिंग देखते हैं। स्केचिंग के बाद जो है कलर जो हैं वो हमारे मन को अच्छे लगें तो पेंटिंग अच्छी हो जाती है, मन को अच्छे नहीं लगे तो नहीं हमें अच्छा लगता। और एक तरीके से देखा जाए तो जो कलर हैं वो बहुत ज़्यादा बोल करके चित्र की जो अंदर की जो चित्रकार की भावनाएं हैं उनको हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके के रंग लग जाते हैं उसी तरीके का जो है वो चित्र अपने आप को प्रदर्शित कर देता है। तो ठीक इसी तरीके से जो है यहाँ के जो अजंता के जो चित्रकार थे उनको रंगों में अलग अलग तरीके की उन्होंने विविध रंगों का प्रयोग किया है, और उसी तरीके से उन्होंने चित्रों में बहुत सारे आयाम, यानी कि आयाम मैंने आपको पढ़ाया था 3D इफेक्ट जो होता है ना, उस तरीके का। तो उस वक्त तो 3D इफेक्ट तो नहीं जानते थे लोग, लेकिन इन चित्रों में जो है वो छाया और प्रकाश का जो है वो एक तरीके से पास और दूर का जो है कॉम्बिनेशन जो चित्रकार ने दिखा रखा है। इन भित्ति चित्रों में रंग कौन से लगे हैं, भूरा, लाल, पीला, गेरुआ, हरा रंग और चूना, जिप्सम, खड़िया, काजल, लाजावर्त, फूल और पत्तियों से बने हुए रंजकों का प्रयोग किया गया है। नेचुरल और प्राकृतिक और खनिज कलर जो हैं वो यहाँ के जो चित्र हैं उनमें लिया गया है।
अब ये चित्र बेटा बने कैसे हैं? इन चित्रों को अच्छी पकड़ देने के लिए इनमें वृक्षों से प्राप्त गोंद को मिला दिया जाता था। तो इन चित्रों में जो रंग है, रंग को भरने के लिए आपको मैंने बताया था कि जो टेम्परा है, टेम्परा टेक्निक का प्रयोग किया गया है ना। टेम्परा टेक्निक में क्या होता है कि जो टेक्निक है इसमें जो कलर हैं, कलर को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, उनको और अच्छा दिखाने के लिए जो है वो गोंद, तेल, अंडे की जो लुगदी होती है, वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रंगों में मिला दी जाती है, जिससे कि जो रंग होते हैं वो अच्छी पकड़ ले लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए यहाँ के चित्रकारों ने रंगों को अच्छी पकड़ देने के लिए जो वृक्षों से प्राप्त गोंद थी उसको रंगों में मिला करके काम किया, ताकि ये जो रंग है वो लंबे समय तक जो है वो दिखाई दे, खराब ना हो। उसके बाद में इनको बनाया कैसे? इन चित्रों को देखिए, पहाड़ हैं बेटा, ये चट्टान है, वो समतल तो नहीं होगी, और चित्र जो है वो उन्होंने समतल पृष्ठभूमि पे ही बनेंगे। आपको भी पता है ये बात कि समतल होंगी भित्तियाँ, जो दीवारें हैं वो समतल होंगी, तभी तो चित्र बनाएंगे उस पर। तो इन्होंने क्या किया कि मिट्टी, रेत और वनस्पति रेशे या चूने के मिश्रण से कई परतें जो हैं वो दीवारों पर लेपित की, जिससे कि वो समतल हो जाएं। यानी कि आप समझ सकते हैं, इन्होंने मिट्टी का घोल ले लिया, चूना ले लिया, रेत ले ली, है ना, वनस्पति के रेशे, या फिर जिसे बोलते हैं लकड़ी का बुरादा, पतला बिल्कुल करके, और उसको क्या किया, भूसे जैसा, है ना, उसको क्या किया इन्होंने, पहले दीवारों पर खूब उसके लेप लगाए, खूब लगाए। और पहले आपने देखा भी होगा घरों में जो कच्ची दीवारें होती थी, कच्चे फर्श होते थे, उस पर क्या करते थे, गोबर का लेप लगा देते थे, तो वो समतल जैसा दिखना शुरू हो जाता था। तो ठीक इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे लेप लगाए। लेप लगाने के बाद में उसको सिमतल और चिकना किया सतह को, और सतह को इसके बाद में उन्होंने उससे चित्र उकेरे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताती चलूँ, इतना होने के बाद भी आप देखें, मिट्टी है या कुछ भी है, जब एक के बाद एक बहुत सारी परतें हम दीवार पे लगाएंगे और उसके बाद उस पर चित्र उकेरेंगे, तो कहीं ना कहीं से क्या होगा कि या तो मिट्टी फट जाएगी, गिर जाएगी, या फिर जो हमारी लाइनें हैं वो उतनी स्मूथ नहीं बनेंगी। लेकिन अजंता के चित्रों की सबसे बेहतर क्वालिटी ही ये है कि उन्होंने इतना प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी जो चित्र वहाँ पे बनाए, उनमें जो बॉडी फीचर्स हैं, जो चित्रों में जो उनका रेखांकन है, जो उनकी लाइनें हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने इतना दीवारों पर इस तरीके का प्लास्टर करके और उसके बाद चित्र बनाए हैं, बिल्कुल भी नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे हम लोग अपनी ड्राइंग शीट पर काम करते हैं और स्मूथली पेंसिल से हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक इसी तरीके से इन्होंने वहाँ पर ड्रॉ किया है। ये अजंता के जो चित्र हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। उसके बाद में जो है यहाँ के जो चित्र हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि किसके, बौद्ध के जीवन से, बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, जातक कथाएं हैं, उनसे जो है, और उसके बाद में जो समकालीन जीवन था उस पर आधारित, तो दैनिक जीवन जो था उनका, उन पर आधारित जो है वहाँ पर चित्र आपको देखने को मिलेंगे। जिनमें से जो है जो चित्र हैं, चित्रों के नाम है यहाँ पर सिंहलावदान, महाजनक जातक, विदुरा पंडित, है ना, और चंडदा जातक। ये जो है, ये कुछ जो चित्र हैं इन्होंने क्या किया है, जो दीवार हैं, पूरी की पूरी दीवारों पर चित्रकार ने जो इनकी कथाएं थी, ये जातक कथाएं जो थी, इनके अलग अलग जो जन्म थे, उनके नाम जो थे, उनके आधार पर पूरी पूरी दीवारों पर जो है वो चित्र बना दिए हैं। तो एक इस तरीके से आपको ये जो चित्र हैं ये देखने को मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जो चित्र हैं ये यहाँ के जो सबसे ज़्यादा जो चित्र हैं, जो इस तरीके के चित्र हैं, उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि बुद्ध के जीवन से चित्र बने हैं, ये आपको समझ में आ गया। बुद्ध पर ही आधारित सभी तरीके के चित्र बने हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। लेकिन सबसे पहले
जो नारी के ऊपर जो चित्र बने हैं, जिनको बोल सकते हैं, इससे पहले भी आपने देखा है जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक चैप्टर था, उसमें आपने देखा है कि वहाँ पर भी एक नर्तकी की आपने कांस्य मूर्ति देखी है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले चित्र नहीं बने थे, बने हैं और सब जगह बने हैं, लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ पर नारी के हर एक रूप को दिखाया गया है। कहीं वो माँ के रूप में चित्रित की गई है, कहीं वो बहन के रूप में, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई एक रूप नहीं है जो एक महिला का रूप हो, नारी का रूप हो, और उसको इन्होंने छोड़ दिया है। इन्होंने एक आदर के तरीके से एक नारी को यहाँ पर दर्शाया है। ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है इन चित्रों की। तो ये भी एक विशेषता है। उसके बाद में बात करें तो जो यहाँ के जो चित्र हैं, इन चित्रों में सबसे ज़्यादा जो है वो ख्याति प्राप्त जो चित्र है पद्मपाणि और वज्रपाणि का चित्र है, जो कि गुफा नंबर 1 में बने हैं। ये जो चित्र है, इससे पहले जो चैप्टर आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कि पद्मपाणि यानी कि जिनके हाथ में पद्म यानी कि कमल पुष्प है, और व्रजपाणि यानी कि जिनके हाथ में जो है व्रज वो धारण किए हुए हैं। तो ये भगवान बुद्ध जिन्होंने हाथ में पद्म धारण किया हुआ है, जिन्होंने हाथ में व्रज धारण किया हुआ है, ये 2 तरीके के जो चित्र हैं ये बहुत फेमस हैं, जो कि गुफा नंबर 1 में बने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुफा नंबर 1 में ही ये बने हैं। अजंता की गुफाओं में जो है पद्मपाणि और व्रजपाणि, इससे ये बहुत सारी दीवारों पर चित्र बने हैं, बहुत सारी गुफाओं में बने हैं, लेकिन जो है सबसे अच्छी दशा में गुफा नंबर 1 में बना हुआ चित्र है, जो कि जो है जो गुफा नंबर 1 का चित्र है वो आपके कोर्स में भी है। तो इस तरीके से ये जो चित्र है ये आप लोग अब पढ़ेंगे कौन सा किस तरीके का। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके के चित्र हैं, हमें अजंता की गुफाओं में किस तरीके के चित्र मिलते हैं। तो सबसे पहला जो चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व का गुफा नंबर 1 में, जिसकी बात अभी हमने क्वालिटी में की है, अजंता गुफा चित्रों की क्वालिटी में। अब देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, ये चित्र वहाँ से उठ के नहीं आएंगे, ये चित्र हम उठा करके नहीं ला सकते, क्योंकि आपको बता दिया है गुफाओं में बने हुए चित्र हैं, और इनको पहाड़ों को तराश के, चट्टानों को काट के बनाया है। तो ये कहाँ पे है? ये अजंता जो है महाराष्ट्र में, भारत में है। उसके बाद में ये कैसे, इनका जो माध्यम है, किस तरीके से चित्र बने हैं, ये जल रंगों से बने हुए चित्र हैं, रंगों में जल मिलाकर के बनाए हुए चित्र हैं। ईसा की 5वीं सदी में ये चित्र बना है। कौन सा चित्र? गुफा नंबर 1 में जो है बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है वो ईसा की 5वीं सदी में बना है। इसके जो कलाकार हैं उनका कुछ नहीं पता। टेक्निक टेम्परा है, टेम्परा मैंने आपको बता दिया। और अब ये कहाँ पे संग्रह है? संग्रह कहाँ पे होगा तो वहीं, लेकिन किसके अंडर में है? ये भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उसने इसको अपने अंडर में किया हुआ है। चित्र जरा देख लीजिए आप लोग, चित्र ये आपके सामने है, ये चित्र है जो अजंता में बना हुआ है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे आपकी होम स्क्रीन पे चित्र। इस चित्र के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके का चित्र है ये और क्या इसमें दिखाया गया है। तो ये चित्र है, ठीक, ये वाला चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि का ये चित्र है। इस चित्र की बात करें कि कैसा चित्र है, ईसा की 5वीं सदी में बना हुआ चित्र है, ये आपको मैंने बता दिया था। और उसके बाद में जो है ये गुफा नंबर 1 में बना हुआ है। गुफा नंबर 1 में ये चित्र जो है, ये जो पीछे की गुफा नंबर 1 की जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल वहाँ पर बना हुआ है। समाधि स्थल में जो है वो हॉल के पिछले वाली दीवार पर बना हुआ चित्र है, जिसमें कि अभी मैंने आपको बताया कि हाथ में अगर कमल पुष्प पकड़ा हुआ है तो पद्मपाणि है ना नाम से ही। तो यहाँ पर भी जो है वो जो है इसमें हाथ में जो है वो बोधिसत्व को जो है वो उनके दाहिने हाथ में जो है, यहाँ पर दाहिना हाथ उनका देख पा रहे होंगे आप लोग, इसमें जो है कमल पुष्प को पकड़े हुए दिखाया गया है। तो
इसीलिए इसका नाम जो है वो बोधिसत्व पद्मपाणि नाम रखा गया है, पद्मपाणि नाम रखा गया है। उसके बाद में अब इनकी बात कर लेते हैं कि किस तरीके का चित्र है। इसमें जो ये जो चित्र का जो मुख्य भाग है, मेन जो है पर्सन है वो बोधिसत्व हैं, जो कि आपको यहाँ पर इस तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं, जिनका जो शरीर है वो पूरा घुमा करके लयदार बनाया गया है। शरीर में जो है वो 3 घुमाव दिए गए हैं, ये एक पहला, फिर ये दूसरा यहाँ पर इस तरीके से, और तीसरा ये नीचे इस तरीके से। तो इस तरीके से शरीर को जो है 3 घुमाव दे करके बहुत ही ज़्यादा गतिशील बनाने की कोशिश की गई है, बनाया भी गया है। ये बिल्कुल एक तरीके से लयात्मक जो है वो गतिशील दिख रहा है, लय के साथ ये जो चित्र है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो चित्र की बाह्य रेखाएं हैं उनको क्या किया गया है, जो रंग है उसके साथ में मिला दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो चित्र की ये जो बाह्य रेखाएं हैं, इन्हीं के साथ में जो है अंदर का रंग जो है वो आपस में मिला दिया गया है, जिससे कि ये जो है जो शरीर है वो और थोड़ा सा फैला हुआ दिखाई देता है। और उससे फैलने के बाद में क्या होता है कि जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो चित्र की कोमलता है, और जो 3D इफ़ेक्ट है ना, 3D इफ़ेक्ट जानते नहीं थे, लेकिन वो भी फिर भी उस वक्त में भी इसको इसमें चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से, है ना। आप देख सकते हैं छाया, प्रकाश और पास और दूर, है ना, ये सारी चीज़ें भी आपको इन चित्रों में देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये जो चित्र है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इनका हाथ जो है वो थोड़ा मोटा है, यहाँ से ये थोड़ा पतला है, यानी कि ये थोड़ा तिरछा होकर के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इन्होंने पूरा अपने आप को लयात्मक रूप से खड़े हुए इनको दिखाया गया है। बात कर लेते हैं क्या, जो बोधिसत्व हैं उनके सिरों पर जो है, सिर पर जो है रत्न है, यहाँ पर रत्न काफ़ी सारे हैं, और सिर पर जो है रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट पहना हुआ है। और उन्होंने जो उनका जो बायां कंधा है, बाएं कंधे को जो है यहाँ पर थोड़ा सा झुका करके आगे की तरफ, मैंने आपको बताया भी तिरछा है, तो बाएं कंधे को आगे की तरफ झुकाया हुआ है। उनकी जो आंखें हैं वो झुकी हुई हैं, और जो है वो थोड़ी सी बड़ी बनी हुई हैं। जो उनका फेस है, फेस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी जो है उनकी आंखें जो है वो बड़ी बनी हुई हैं। बाकी जो चेहरा है, नाक जो है या फेस जो है, उसमें जो है वो जिस तरीके की बननी चाहिए बिल्कुल उसी तरीके की अच्छी तीखे नाक नक्श हैं, लेकिन जो उनकी भौहें हैं वो आपस में मिली हुई जो है वो बनी हुई है, मिला करके बनाई गई हैं, जो कि घुमावदार धनुषाकार आकृति की बनी हुई है। जैसे धनुष होता है ना, धनुष को आपने देखा होगा, तो इसी तरीके से इनकी जो भौहें हैं वो आपस में मिली हुई हैं। उसके बाद में नाक को जो है उभार देने के लिए, नाक पतली लंबी है लेकिन उसको उभार देने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर जो है हल्के रंग का प्रयोग किया गया है, जिससे कि जो वो नाक है वो और ज़्यादा तीखी दिखाई दे रही है ना। उसके बाद में जो गला है, गले में सफ़ेद रंग की जो मोतियाँ, मोतियों का हार उन्होंने पहना हुआ है, जिनमें कि बीच में यहाँ पर एक नीले रंग का रत्न जो है वो हार में लगा हुआ है, जो कि अलग ही दिखाई देता है चित्र में। क्योंकि इनका जो ऊपर का शरीर आप देख पा रहे होंगे वो बिल्कुल नग्न है, तो इन्होंने जो गले में हार पहना हुआ है, हार सफ़ेद रंग का, उसमें नीले रंग का जो है मोती लगा करके वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जो है बहुत सारी जो आकृतियां आप देख पा रहे होंगे बोधिसत्व के आसपास में आपको खड़ी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये जो आकृतियां हैं इनमें जो है आप देख पा रहे होंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर वानर है, यहाँ पर जो दैवीय शक्तियों के जो हैं वो भी हैं, और जो नगर निवासी हैं उनके वो भी हैं। उसके बाद में उनकी जो पत्नी यशोधरा हैं वो भी उनके साथ में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से जो कि उनको सभी ये जो सब हैं इनको बहुत ही आश्चर्य के साथ देख रहे हैं, और इनको आश्चर्य के साथ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी ये जो है वो ये जा रहे हैं एक तरीके से सबको छोड़ करके, तो सब इनको बहुत ही गौर से देख रहे हैं। उसके बाद में जो इनका
शरीर है, शरीर में जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ऊपरी शरीर है उसमें एक तरीके से जिसे कहते हैं कि इनका जो धागों की एक लट जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जिसको जनेऊ भी बोलते हैं, ये इन्होंने पहनी हुई है। और उसमें जो है इनकी जो शरीर है, शरीर को हर तरीके से पूरी तरीके से लय दी गई है, और शरीर का कोई भी भाग ऐसा नहीं है, हिस्सा नहीं है जिसको महत्व न दिया गया हो। हर एक जो बॉडी फीचर है इनका बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये इस चित्र की सबसे बड़ी क्वालिटी है। इस चित्र में सबसे ज़्यादा रंग की बात करें तो यहाँ पर पीला, नीला, है ना, भूरा रंग यहाँ पर पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो रंग हैं ये इनका बहुत ज़्यादा बहुलता से, और पीछे की तरफ यहाँ पर पेड़ भी हैं, तो हरे रंग का प्रयोग जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इस तरीके से जो है ये चित्र है बोधिसत्व पद्मपाणि का। बोधिसत्व पद्मपाणि यानी कि ऐसे बुद्ध जिन्होंने हाथ में जो है वो कमल पुष्प पकड़ा हुआ हो, पद्म को धारण किया हुआ है। तो ये चित्र है। उसके बाद में जो दूसरा जो सेकंड चित्र है आपके कोर्स में, ये वाला चित्र है, वो ये चित्र क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चित्र, इस चित्र का नाम है मार विजय, मारा विजय बोलते हैं इसको। मारा विजय जो है गुफा नंबर 26 में बना हुआ चित्र है। ये जो चित्र है ये भी अजंता में, महाराष्ट्र में, भारत में है। उसके बाद में बोसाल्ट की जो चट्टान है उस पर ये मूर्ति शिल्प बना रखा है। ये जो चट्टान है, चट्टान को तराश करके एक तरीके से पूरा मूर्ति शिल्प बनाया है, और ये भी ईसा की 5वीं सदी में बना रखा है। इसका संग्रह जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया है। इस चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं, किस तरीके का चित्र है ये, क्या इस चित्र में दिखाया गया है। तो ये चित्र है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। इस चित्र में जो है यहाँ पर इस चित्र में ये एक, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एक ऐसा मूर्ति शिल्प है कि जो चट्टान को उकेर के बनाया गया है। ठीक है, बाकी सारे जो या तो मूर्तियां ही बनी हैं या फिर जो है वो दीवारों पर बने हुए भित्ति चित्र हैं, लेकिन ये एक ऐसा है कि जो गुफा उसमें जातक कथा है अजंता में और बुद्ध की, और उसको सिर्फ और सिर्फ चट्टान को पूरी को तराश करके बना दिया गया है। इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे तो एक यहाँ पर भगवान जो बुद्ध हैं उनको बैठे हुए दिखाया गया है, और वो एक वृक्ष के, जो बोधि वृक्ष उसको बोलते हैं, ये बोधि वृक्ष है। इस बोधि वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए हैं जिन्होंने समाधि धारण की हुई है, यानी कि समाधि में, यानी कि वो ध्यान में हैं। ध्यान करते हुए देखिए, अब ये ध्यान कर रहे हैं तो असुर जो हैं, असुर जाति के जो लोग हैं वो क्या होगा, उनको लगेगा कि अगर इन्होंने ध्यान कर लिया तो ये सफल हो जाएंगे। तो वो क्या है, इनकी जो ध्यान है, ध्यान को भंग करने के लिए वो आ गए हैं। आने के बाद में इस तरीके का ये एक चित्र है। तो यहाँ पर एक असुर है जिसका जो ये है मारा नाम का जो असुर है, वो हाथी पर सवार होकर के, हाथी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हाथी पर सवार होकर के भगवान बुद्ध की जो है तपस्या को भंग करने के लिए आ गया है। साथ में उसके जो है यहाँ पर आप पीछे की तरफ बहुत सारे जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं वो देख पा रहे होंगे, इधर की तरफ भी, इधर भी। तो ये जो लोग हैं ये जो है वो अपनी सेना के साथ आ गया है, 10 अंगी सेना के साथ, यानी कि जो सेना हर तरीके के शस्त्रों से जो है वो साथ में रखती है, इस तरीके की जो सेना है, सेना को लेकर के वो भगवान बुद्ध के जो तपस्या है उसको भंग करने के लिए आ गया है। तो ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गौर से बेटा, बहुत सारे जो हैं शस्त्र जो हैं वो लोग जो उनकी जो सेना है उन्होंने उठाए हुए हैं। तो जो 10 अंगी सेना, 10 अंगी यानी कि जो ये मारा है ये असुर शक्ति है, एक तरीके से समझा गया है कि असुर जो शक्ति है ये सामने से दिखाई ना देने वाली शक्ति है, लेकिन ये यहाँ पर इस तरीके से चित्र में दिखाया गया है। और जो इनकी जो 10 अंगी सेना है वो किस तरीके की है, काम, क्रोध, द्वेष, तृष्णा, लालसा, अकर्मण्यता, कायरता, संदेह, अहंकार और ज्ञानता, ये जो है इस तरीके के, ये इस तरीके के जो हमारे एक तरीके
तरीके से बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर जो जितना अगर ये हमारे अंदर ना हो तो हम बहुत अच्छे पर्सन हो जाएंगे, तो ठीक इसी तरीके से ये सब कुछ इनको लेकर के ये जो इन पर आक्रमण करने के लिए आ गया भगवान बुद्ध की, इनकी तपस्या को भंग करने के लिए। साथ में जो है जो ये मारा है इसकी 3 बेटियां ये साथ में लाया है, जिनका नाम है ताहा, अराती और रागा जो है, ये 3 जो इसकी बेटियां हैं वो भी साथ में आ गई हैं। यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से यहाँ पर है ना। तो ये जो है ये इसकी 3 बेटियां जो हैं जिनका उद्देश्य क्या है कि वो जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध को ये क्या कर रही हैं, हर तरीके से प्रलोभन दे करके, उनका उद्देश्य ही क्या है कि भगवान बुद्ध को वो याचना भी देंगी है ना, परेशान भी करेंगी और उनको क्रोध भी दिलाएंगी, वासना का शिकार भी बनाने की कोशिश करेंगी। तो इस तरीके से क्या है वो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से रोकने की हर तरीके से कोशिश कर रही हैं। और इस जो वो है वो एक तरीके से जो अच्छाई और बुराई उन दोनों को आपस में दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध जो हैं वो अच्छाई का प्रतिरूप है और ये जो मारा है ये बुराई का प्रतिरूप है, और आपस में इन दोनों का जो है प्रतिवाद यानी कि लड़ाई झगड़ा दिखाया गया है। तो भगवान बुद्ध जो है वो ये सब कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है कि इतना सब कुछ मैं सिर्फ एक ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ है ना, और ध्यान कर रहा हूँ, और मेरे साथ में इतनी सारी ये जो बुराइयाँ हैं ये बुराइयाँ मुझ पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। तो वो अपना एक हाथ जो है वो धरती की तरफ कर रहे हैं और धरती को इशारा करके अपने दाहिने हाथ से कह रहे हैं कि जो धरती कि तुम, मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ साधना में, मैं साधना से ज्ञान प्राप्ति करूँगा और तुम देखना, तुम इस चीज़ की साक्षी पृथ्वी, तुम इस चीज़ की साक्षी बनना कि मैंने यहाँ पर ध्यान की प्राप्ति, इतना सब कुछ, इतनी बुराइयाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने ध्यान करके ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तुम इस चीज़ की जो है वो साक्षी बने रहना। तो इस तरीके का ये पूरा जो है वो चित्र का जो विषय वस्तु है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जिसमें कि दाहिनी ओर मैंने बताया यहाँ पर हाथी पर सवार होकर के मारा को दिखाया गया है, और कुछ जो राक्षसी चेहरे जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे इधर भी जो है उनके साथ में जो है मैंने आपको बताया अभी कि वो है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने इतने सारे आपको दिखाई, जिनमें से सिर्फ 3 जो हैं वो मारा की जो हैं बेटियां हैं, जो कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे। ये एक जो चित्र है, चित्र में इस जगह पर कुछ जो महिलाएं हैं वो नाच गाने के जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी साथ में लेकर के आई हुई हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और वो गा बजा करके भी भगवान बुद्ध की जो है वो ये सब कुछ उनकी जो कर रही हैं, वो उनकी जो साधना है उनमें भंग डालने की कोशिश कर रही हैं। तो वो एक जो ये बड़ी आकृति आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है डांस कर रही है भगवान बुद्ध के सामने, यहाँ पर नृत्य कर रही हैं। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध की जो है प्रार्थना को रोकने की कोशिश कर रही हैं, उनकी साधना में भंग डाल रही हैं। उसके बाद में भगवान बुद्ध को दिखाया गया है कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल आराम से शांति से वो बैठे हुए हैं, और उनके जो है वो अपना जो दाहिना हाथ है वो पृथ्वी की तरफ करके उसको साक्षी बनाते हुए कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। उसके बाद में भगवान बुद्ध को जो है वो पद्मासन अवस्था में बैठे हुए दिखाया गया है, और जो ऊपर की तरफ जो पेड़ है उसमें जो पत्तियां हैं वो बहुत घनी दिखाई गई हैं, और पत्तियों को बहुत ही बारीकी से जो है वो पेड़ के ऊपर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा जो है मूर्ति शिल्प है, जिसको कि वाकाटक काल में बनाया गया था, और ये अकेला है जैसे कि मैंने आपको बताया मूर्ति शिल्प, जिसमें के जो कि चट्टान को तराश के बनाया गया है। इसके बाद में जो ये चित्र है, चित्र की विषय वस्तु मैंने आपको बता दी, और चित्र का जैसा कि नाम है मारा विजय, यानी कि मारा पर विजय। भगवान बुद्ध की मारा पर विजय के वो इतना सब कुछ लेकर के आए, उसके बावजूद भी जब वो सब कुछ कोशिश कर लेता है, उसकी बेटियां, तीनों बेटियां भी भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक हो जाती हैं, और उनकी जो है उन पर कोई असर नहीं होता। तो बाद में क्या होता है, वो अपनी सारी जो सेना है, जो उसका दल बल है, वो अपना सब कुछ लेकर के वापस जाने लगता है। तो यही
यहीं पर इस चित्र का जो कॉन्सेप्ट है कि मारा विजय यानी कि मारा पर बुद्ध की विजय, ये कॉन्सेप्ट जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा जो चित्र है वो आपके कोर्स में दिखाया गया है। ये आपका जो है जो अजंता है, अजंता की जो गुफाएं हैं, गुफाओं में किस तरीके के चित्र बने हैं, क्या उन चित्र की क्वालिटी है, और उन चित्रों के जो चित्र हैं उनमें से जो बेहतर जो 2 चित्र थे वो आपके कोर्स में थे। होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।